Hi guys, myself नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ओके, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ में उसकी भारत में जलवायु पे इफेक्ट क्या पढ़ा था कि जलवायु का क्या क्या इफेक्ट है, और उसकी विशेषताएँ देखी थी, थोड़ा विस्तार देखा था नदियों के बाद हिसाब से। तो आज देखिए हमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ चुके हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स में ट्रांस हिमालय पढ़ा था, जिसकी 4 रेंज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। हिमालय की हैं 4 रेंज, जिसमें द ग्रेट हिमालय और द मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय की भी 2 हैं, धौलाधार और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, और तीसरी है शिवालिक रेंज। चौथी है, इसमें लिखी नहीं है, पूर्वांचल हिल्स, यानी कि पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें जो जितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम पूर्वांचल हिमालय या असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पढ़ना हमें क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स में डिवीज़न है भाबर, तराई और एलुवियम प्लेन्स के रूप में, और एरिया है पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, राजस्थान प्लेन, इस तरीके से एरिया बटा हुआ है। तो जो ये है एलुवियम प्लेन है, इसको हम जलोढ़ मैदान बोलते हैं। जलोढ़ में जो मिट्टी होती है ना, उसी से बने हुए मैदान को हम जलोढ़ मैदान या प्रदेश बोलते हैं। साथ ही साथ में हम प्लेट्यू पढ़ेंगे। देखते हैं टॉपिक कितना होता है, नहीं तो शाम को वीडियो डाल दूँगी प्लेट्यू की। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर समझ में ना आए पूछ लेना, ओके, कमेंट सेक्शन में। देखिए ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर भारत में बात करें तो ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस तरीके से। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम भारत में ये बॉर्डर लग रहा है, यानी कि भारत का ये जो लाइन है इसकी, तो इसमें राजस्थान यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे असम है। और नदियों से बात करें तो यहाँ पे हमारी आती है सिंधु नदी, और इधर आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो नदियों के हिसाब से पश्चिम में है सिंधु नदी और पूर्व में है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, बीच में गंगा पड़ जाती है, तो इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जाता है इसको। अगर इसमें इसके पश्चिमी भाग को बोला जाए, भारत में पश्चिमी भाग कौन सा है इसका, तो वो राजस्थान में पड़ेगा, और पूर्वी है वो है असम में। अगर उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय है उत्तर में, और दक्षिण में यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका विस्तार देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान से असम, उत्तर से दक्षिण की ओर में है हिमालय से प्रायद्वीपीय पठार के बीच में। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं। इसके अगर एरिया की बात करें, उत्तर का जो मैदान है उसके बारे में, वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार ये बता दिया, और उपनाम इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका विभाजन भाबर, तराई और जलोढ़ प्रकार की मिट्टी के रूप में है। तो भाबर का मैदान पढ़ेंगे हम पहले। तो जो भाबर का मैदान है वो मैंने पढ़ाया कि जो हमारे इस तरीके से हिमालय है, द ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, फिर शिवालिक। तो हिमालय के दक्षिण में, तो हिमालय की सबसे नीचे वाली चोटी यानी कि रेंज है वो है हमारी शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, और ये सिंधु नदी से तीस्ता नदी के रूप में फैला हुआ है। पूरा अगर हम उसके उत्तर मैदान की बात करें, जो उत्तर का मैदान है, तो वो सिंधु से लेकर और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, लेकिन भाबर का मैदान है सिंधु से लेकर तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। इसको जलोढ़ पंख भी बोला जाता है, शिवालिक जलोढ़ पंख इस मैदान को। ठीक, और इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल शिवालिक श्रेणी है जो उसके दक्षिण में। तो यहाँ पे क्या है, नदी पहाड़ों से नदियाँ निकल रही हैं इस प्रकार से, तो वो अपने साथ में नदियाँ निक्षेप बहकर लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं, जैसे कि कंकड़ पत्थर, बालू, मिट्टी, बजरी, इस तरीके से। तो ये उसमें से निकल रही है, पूरा पर्वत में से, पर्वत के दक्षिण में स्थित है, तो अपने साथ में ये बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आती है, बजरी टाइप की। तो एक पट्टी बना रखी है इसने, पश्चिम से पूर्व तक फैला रखी है पट्टी कंकड़ पत्थर की। तो उससे क्या है, नदी के जो पानी है उसके नीचे चला जाता है, तो वो दिखाई नहीं देती। तो भाबर वाला जो एरिया है उसमें नदियाँ गायब हो जाती हैं। क्वेश्चन ये कि कौन से वाले मैदान में नदियाँ अदृश्य प्रतीत होती हैं, तो वो ये भाबर का मैदान है। इसी प्रकार से ये कृषि के लिए भी उपजाऊ भूमि नहीं है।
ठीक। और इस कृषि योग्य नहीं है, शिवालिक के दक्षिण में है। ठीक। तराई का मैदान की बात करें तो ये भावर के दक्षिण में है, जैसे ये शिवालिक, फिर यहाँ पे भावर, फिर ये तराई। तो यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे भी कंकड़ पत्थर है, लेकिन उसके साथ साथ में ये रेत और चिकनी मिट्टी वगैरह अपने साथ ले आती है। इस कारण यहाँ पे रेत होने के कारण और चिकनी मिट्टी होने के साथ और पानी तो होता ही है, तो नमी वाला क्षेत्र बन जाता है, दलदली वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ जो भावर में गायब हो गई थी वो यहाँ पे दिखाई देने लगती हैं। ओके, तो नेक्स्ट, तो इस भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर का विस्तार नदियों द्वारा दलदली क्षेत्र का निर्माण किया है, क्योंकि बालू और यानी कि रेत और अपने साथ में चिकनी मिट्टी लेकर आती हैं। तो पानी में जब चिकनी मिट्टी मिलती है तो पानी वो नमी ग्रेड करती है, चिकनी मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है और दलदला टाइप का हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे दलदली भूमि का निर्माण हुआ है, दलदली क्षेत्र का। जलोढ़ मैदान की बात करें तो इसको हम कांप का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा है वो अपनी कांप बहाकर लेकर आती है इस वाले मैदान में। तो इसको कांप का मैदान या कांप प्रदेश भी कहा जाता है। ये 2 भागों में विभाजित है, खादर और बांगर। तो जो खादर वाला एरिया होता है वहाँ पे उसकी विशेषता क्या है कि यहाँ हर साल यानी कि नदी के बिल्कुल लेवल में होता है, इसलिए बाढ़ का पानी हर साल यहाँ पे पहुँच जाता है। बाढ़ का पानी पहुँच जाता है तो वहाँ नई मिट्टी भी पहुँच जाती है, नई मिट्टी पहुँचती है, इसलिए वहाँ का क्षेत्र होता है वो वहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए जो खादर के क्षेत्र होते हैं भूमिगत जल के अच्छे संग्राहक होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी पहुँच रहा है हर साल और जलोढ़ मिट्टी की वहाँ पे परत बन जाती है, इसलिए वहाँ पे उपजाऊपन ज़्यादा होता है। ठीक, इसको बेंत के नाम से भी जाना जाता है खादर प्रदेश को। अगर हम बांगर की बात करें तो ये जो हमारे नदी स्थल होता है, ये नदी है, नदी वाला जो भाग है उससे थोड़ा ऊंचा होता है, यानी खादर की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ मैदान शुष्क, रेतीला और कम उर्वरकता वाला क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ पे चूना की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर सुने होंगे आपने रेह, कल्लर और भूड़ वाले एरिया, जैसे ऊसर भूमि बोला जाता है, इस प्रकार की भूमि यहाँ पे बन जाती है। तो रेह जो वर्ड है ये रेह, इसका मतलब यानी किस प्रकार की भूमि होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मिट्टी ऐसी होती है जैसे वहाँ पे वाइट नमी के कारण नमक की परत जम जाती है, जिसको हम ऊसर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये इसका जो एरिया है वो ज़्यादातर यूपी और हरियाणा के शुष्क मैदानों में पाया जाता है। तो जो नमक वाली वाइट जो परत दिखाई देती है वो खेती उपजाऊ नहीं होती है, यानी जो क्षेत्र वो उपजाऊ नहीं होता है, इससे ऊसर, रेह या कल्लर के नाम से कहते हैं। ठीक है। और जो भूड़ है, भूड़ वो होता है बांगर का वह क्षेत्र होता है जहाँ बालू के अवरोध पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ बालू पाई जाती है अधिक मात्रा में वहाँ पे भूड़ होता है, और जहाँ रेत पाया जाता है, नमक की परत पाई जाती है, उसको रेह बोला जाता है। ओके, ये शिवालिक रेंज और इसके दक्षिण में भावर, फिर तराई, फिर जलोढ़ मैदान। आगे बढ़ते हैं। अगर मैदान की बात करें कि इनका प्रादेशिक विभाजन देखें तो राजस्थान के मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये देखिए, ये राजस्थान है तो इधर राजस्थान या पंजाब हरियाणा लगेगा, पंजाब हरियाणा का, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इस तरीके से पट्टी फैली हुई है शिवालिक के दक्षिण में। राजस्थान के मैदान है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो मैदान है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है और भारत पाक सीमा तक फैला हुआ है, यानी अरावली ये रेंज हो जाएगी, वहाँ से लेके यहाँ पे भारत पाक सीमा तक। इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है और ढाल देखा जाए इस तरीके से, देखिए ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व, यानी उत्तर इधर, पूर्व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी राजस्थान का मैदान का ढलान है या ढाल है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसमें प्रमुख नदी है जो लूनी बहती है और जाके ये कहाँ प्रवाहित होती है, वो कच्छ के रण में होती है। कच्छ के रण में प्रवाहित होने का कारण ये है कि राजस्थान के नीचे आता है गुजरात और नदी का बहाव है दक्षिण पश्चिम की ओर, तो इसी कारण वो गुजरात के कच्छ के रण में जाके प्रवाहित हो जाती है। इसमें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है राजस्थान में देखा है तो वहाँ पे मरुस्थली भाग है वहाँ पे,
और वहाँ पे चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें दिखाई देती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो ये राजस्थान का मैदान है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग रहा है। और वहाँ पे बालू, क्योंकि रेगिस्तान है इसलिए वहाँ पे बालू का स्तूप, बालू के टीले बने हुए हैं तो बालू का स्तूप कहा जाता है उस क्षेत्र को। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे पवनों के द्वारा बालू के टीले हैं। देखिए जैसे कि ये रेगिस्तान है, यहाँ पे बालू है, ठीक है, या रेत है, जो भी है, मरुस्थल है, तो उसमें क्या है, ये रेगिस्तान में बालू और क्या कहते हैं रेत पाया जाता है। तो यहाँ पे जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है उसमें हवा ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पे बालू वगैरह या रेत को पवन अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह बहा कर लेकर जाती है, तो वहाँ पे मैदान जैसा बन जाता है, तो उसको हम लोएस मैदान बोलते हैं। तो पवनों द्वारा इस एक जगह से दूसरी जगह पे मिट्टी या रेत के द्वारा बनाया गया मैदान वो लोएस मैदान, और ये क्रिया कहलाती है लोएस। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, पवन का कार्य है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो इसका विस्तार देखा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो सतलज और यमुना के बीच में स्थित है ये, इसलिए इसे सतलज यमुना का मैदान भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें बांगर से निर्मित हुआ है, बांगर प्रकार की मिट्टी से, और ये सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को मालवा मैदान भी कहा जाता है। तो इसमें जो इसमें निर्माण हुआ है वो सतलज, व्यास और रावी नदियों के निक्षेप से हुआ है इसमें। और इसके अगर ढाल की बात करें तो इसका ढाल भी उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसमें जो ये नदी है, जिन नदियों के द्वारा इसका किनारा बनाया गया है, उसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में खादर की पट्टी इसमें पाई जाती है। ये बांगर से निर्मित है मुख्य रूप से, लेकिन अगर खादर की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है इसमें। एक चीज़ और, इसमें आपने सुना होगा दोआब, तो इसमें दोआब भी पाए जाते हैं, विष्ट और व्यास, विष्ट और बारी दोआब पाए जाते हैं। बारी है वो है हमारा ब्यास और रावी नदी का, बारी से ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है। और विष्ट वो हमारा है व्यास और सतलज नदी के बीच का भूभाग। दोआब होता क्या है, दोआब मीन्स दो और आब मीन्स नदी या पानी के बीच का क्षेत्र। तो जैसे ये एक नदी बह रही है दूसरी नदी, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है या भूभाग होता है उसको हम कहते हैं दोआब कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि आपने प्राचीन भारत पढ़ा होगा, तो प्राचीन भारत में एक नदी थी घग्गर या सरस्वती नदी भी कहा जाता था इसे, तो वो सतलज और यमुना के बीच में बहती थी। ठीक है, लेकिन अभी प्रतीत नहीं होती है, इतनी कि गायब हो गई है ये बोला जाता है। तो सतलज और यमुना के बीच में बहने वाली नदी है वो घग्गर नाम की नदी है, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद में इसका 3 बार उल्लेख किया गया, सबसे पवित्र नदी बताई गई है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान है वो पश्चिम में यमुना से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की सीमा तक 3.75 वर्ग किलोमीटर के रूप में फैला हुआ है। गंगा के मैदान में जो स्थलाकृतियाँ हैं तो खादर, बांगर, तराई, नदी तटबंध बने हुए हैं और ताल ऊसर टाइप की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में गंगा का मैदान स्थित है। और डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं इसको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अब सुंदरवन कहाँ है, तो ये सुंदरवन है, देखा होगा यहाँ पश्चिम बंगाल के पास में इस तरीके से नदियाँ, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, यहाँ पे क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना है। तो ये कैसे पड़ा, सुंदरवन या एक क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव दलदली वाला क्षेत्र है, जहाँ पे सुंदरबनी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, उसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरबनी वृक्ष के नाम पर सुंदरवन का डेल्टा का नाम पड़ा। और यहाँ पे रॉयल टाइगर व क्रोकोडाइल्स का निवास स्थान भी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी या असम का मैदान भी कहा जाता है। ये तीनों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर में इसके है विशाल हिमालय, यानी हिमालय उत्तर में, और पूर्व में पटुकाई-बोम, नागा और इस प्रकार की श्रेणियां हैं, और दक्षिण में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां इसकी सीमा बना रही हैं। उत्तर में हिमालय, पूर्व में
पटकाई भूम और नागा श्रेणियाँ, और दक्षिण में गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ बना रही हैं। अगर पश्चिम में बात करें तो बांग्ला भारत की सीमा इसकी सीमा बनाती है, यानी भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो पश्चिमी सीमा है इसकी, वो सीमा बनाती है। पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों के पास में स्थित ये वो इसकी सीमा बना रही है। ठीक, और इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। यह नदी इस मैदान में सदिया से प्रवेश करती है, यानी कि एक सदिया है, असम में पड़ता है, एक क्षेत्र है, एक जगह है सदिया, वहाँ से इसमें प्रवेश करती है। लगभग 720 किलोमीटर बहने के बाद में धुबरी के पास दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ये असम है तो ये नदी यहाँ पे सदिया के पास में प्रवेश करती है, और यहाँ पे धुबरी के पास में दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ओके, तो पॉइंट कौन कौन से इसमें याद रखना है कि इसकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा कौन सी है, और कौन सी जगह पे मिलती है, कौन मतलब प्रवेश करती है और निकलती है, और कहाँ पे जाके, तो बांग्लादेश में। असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, या फिर ये कहें ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो क्वेश्चन 3, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, और कौन से राज्य में? वो असम में है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो कछारी प्रदेश में नवीन जलोढ़ खादर पाई जाती है। नवीन जलोढ़ और खादर की कहाँ पाई जाती है? कछारी प्रदेश में। जलोढ़ पंख सबसे ज़्यादा भावर के मैदान में पाए जाते हैं। कावेरी नदी के डेल्टा मैदान को दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का गौरव किसे कहा जाता है? कावेरी नदी के डेल्टा को कहा जाता है। और कुल्लू की घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कुल्लू की घाटी प्रसिद्ध है। जलोढ़ पंख क्या होते हैं? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है। तो जो मिट्टी होती है, वो प्रदेश होता है काप वाला, उसमें क्या होता है कि पंख के टाइप की आकृति बन जाती है, तो उसको हम जलोढ़ पंख के रूप में जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आगे की जो वीडियो है वो, यानी कि जो हमारा ये पठार रह गया, वो शाम तक बना के डाल दूँगी मैं। थैंक यू।